अच्छा, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि ये फीमेल है मेल है, इनका क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 पर लेट्स से एहलर-डैनियलो सिंड्रोम का होता है, वहाँ पर इनकोड होता है उसको, उसकी जीन्स वहाँ पर हैं जो उसे इनकोड कर रही हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एहलर ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, इसकी भी अगर हम देखें तो ये वाली और ये वाली पोजीशन है। ये ऑटोसोम है, और मतलब हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ना 23 पेयर होते हैं, तो इसमें जो पहले 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो आखिरी पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, जिसमें एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, ठीक है। उससे पहले वाले जस्ट क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर तो यहाँ कैपिटल ई है और यहाँ पर स्मॉल ई है, यानी कैपिटल ई शोज़ कि एहलर-डैनियलो सिंड्रोम होगा, और स्मॉल ई कहता है कि नहीं होगा, यानी ये वाला जो है इसके पास उस पोजीशन पर जहाँ एहलर-डैनियलो सिंड्रोम वाली जो जगह है, जो भी इसके अंदर ख़राबी आती है, डिटेल के अंदर नहीं मैं जा रही, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। इधर कैपिटल ई है यानी ख़राबी है, और इधर जो है स्मॉल ई है। अब डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से वाला उतर के जाता है और ज़ाइगोट के अंदर ये वाला पार्ट बनाता है क्रोमोसोम फर्स्ट का, ठीक है। और इसमें से भी डिपेंड करता है कि कौन से वाला पार्ट उतर के जाता है और ज़ाइगोट का ये वाला बनाता है, ठीक है। इस तरह होगा ना ज़ाइगोट। इसमें भी एक के पास लेट से ई है, लेट से ई है। अब मैरफन ये जो सॉरी एहलर-डैनियलो सिंड्रोम है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगर एक ये जो मदर है इसके पास इस तरह है ना, तो इसका मतलब है कि उसको एहलर-डैनियलो सिंड्रोम है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल ई एक ही होना काफ़ी होता है, यानी हेटेरोज़ाइगस सिचुएशन है ना, हेटेरो यानी दोनों डिफरेंट है, हेटेरोज़ाइगस सिचुएशन होना ही काफ़ी होती है डिजीज़ होने के लिए। उनको ज़रूरत नहीं होती ऑटोसोमल डोमिनेंट वालों को, या फिर अभी ऑटोसोमल रिसेसिव की बाद में बात करते हैं। ये होता है ये हेटेरोज़ाइगस था, ये होमोज़ाइगस है, दोनों डोमिनेंट आ गए हैं, और ये होमोज़ाइगस दोनों रिसेसिव आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाली मदर, आपको इससे क्या पता लग रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर ट्रेट है ई, तो मदर डिजीज़ है, फादर भी डिजीज़ है। और अब इसके अंदर बच्चे के अंदर लेट से पूछा जाता है कितने % चांसेस होंगे डिजीज़ होने के, तो इस तरह होता है ना, मदर के ने या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और फादर से भी या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो इस तरह होता है कि ईदर क्रोमोसोम जो ये वाला बनना है, ये ई वाला बन सकता है, ये ई वाला बन सकता है, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद ई एंड ई, तो डिज़ीज़ होने के चांसेस बच्चे के 75% हैं, ठीक है। और 25% चांसेस हैं कि बच्चे को ना हो एहलर-डैनियलो सिंड्रोम। ये हो गया डोमिनेंट वाली बात, ठीक है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट पर। ऑटोसोमल रिसेसिव में हम ना एग्जाम्पल ही दूसरी ले लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में ले लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की एग्जाम्पल, कि अब अगर यही था और इस पर सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो है क्रोमोसोम नंबर लेट से 2 कर लेते हैं हम, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो यहाँ पर भी जो है क्रोमोसोम नंबर 2 जो बनना है ज़ाइगोट के अंदर, उसमें क्या होगा। अब इसमें अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसका भी जो है इधर इस कैपिटल, ये सी तो पता ही नहीं लगेगा, कैपिटल स्मॉल, हम ऐसा करते हैं, हम लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होगी, और यहाँ पर है कि नहीं होगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर है होगी, यहाँ पर है कि नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि पेरेंट को नहीं है ये डिज़ीज़, क्योंकि ये डिज़ीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए लाजमी होता है कि ऐसे हो, इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है ट्रेट डज़ नॉट यूजुअली अफेक्ट द पेरेंट्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स बट सिबलिंग्स शो द डिज़ीज़, यानी ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्टेड जो इंडिविजुअल है उसके पेरेंट को डिज़ीज़ हो। जैसे कि अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल भी हैं तब भी डिज़ीज़ आगे ट्रांसमिट कर सकती है, अगर डिज़ीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। लेकिन डिज़ीज़ आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकती थी, मतलब ऐसे भी होता ना, तो दोनों पेरेंट डिज़ीज़ हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं तो डिज़ीज़ आगे ट्रांसमिट ही नहीं करनी थी ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो पहली बात लिखी हुई है वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव वाली जो होती है उसके केस में पेरेंट्स वुड बी नॉर्मल, लेकिन बच्चे में डिज़ीज़ हो सकती है। तो यानी सिबलिंग्स वाली बात इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब इसमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो इसमें इसी तरह का बनेगा, ठीक है। और इसमें भी 25% चांस होंगे लेकिन डिज़ीज़ होने के। तो अगर मतलब पहला बच्चा हुआ है तो उसमें, या कंसीव किया मदर ने, तो उसमें 25% चांसेस हैं कि बच्चे को होगी ये डिज़ीज़। फिर जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई है उसमें भी फिर अगेन 25% चांसेस होंगे। तो यानी अगर उसके पिछले बहन भाई को डिज़ीज़ है तो इसका मतलब ये है कि सम परसेंटेज है, जेनेटिक स्टडीज़ करानी चाहिए, सम परसेंटेज है रिस्क ऑफ डिज़ीज़ का, ठीक है। ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसी में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर हम रिसेसिव वाली की ही बात करें और इस तरह से है, रिसेसिव वाली को यानी डिज़ीज़ शो करने के लिए
अपनी होमोजाइगोसिटी चाहिए होती है। अगर ऐसे है ना तो इसका मतलब ये डिजीज़्ड है। अगर हम बात करें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की, ऐसे होगा डिजीज़ नहीं होगी, ऐसे होगा डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको सारा ट्रांसमिशन बता दिया किस तरह से होती है। जबकि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला होता है उसको ज़रूरत नहीं होती होमोजाइगस होने की डिज़ीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, वो ऐसे भी डिज़ीज़ होगा और ऐसे तो डिज़ीज़ होगा ही होगा, बस ऐसे डिज़ीज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर वो दोनों जो रिसेसिव वाले हैं वो आ जाते हैं होमोजाइगस फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं